Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. We will start next lecture on the topic electricity. So the heading of this lecture, electric circuit and components. इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स। आप सर्किट में देखते हैं सीधी लाइन कनेक्टिंग वायर के लिए यूज की जाती है। कनेक्टिंग वायर यानी एक गुड कंडक्टिंग वायर, गुड कंडक्टिंग मटेरियल मतलब अ वायर ऑफ गुड कंडक्टिंग मटेरियल। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। कंडक्टिंग वायर हम यूज करते हैं किसके? कॉपर या एल्यूमिनियम के। तो आप सीधी लाइन सर्किट में देखते हो वो कंडक्टिंग वायर की होती है, ये दिखाई है। अब आप कभी वायर का जॉइंट देखते हो, जॉइंट माने जोड़, वायर जॉइंट, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कुछ सिंबल हैं जो आपको पता होना चाहिए। वायर जॉइंट किए गए हैं। अब ये एक सीधा वायर है और ये वायर ऐसे आर्क लेके दिखाया गया है। इसका मतलब है ये वायर क्रॉस कर रहे हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। विदाउट कनेक्शन यानी कि जॉइंट नहीं है, ये क्रॉस कर रहे हैं लेकिन इनके बीच किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम इधर आ जाते हैं। रजिस्टर, आप रेजिस्टेंस लगाते हो, रजिस्टर उस एलिमेंट को कह रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। सिंबल आपको जिग-जैग करके दिखा सकते हो, तो ये आपको दिखाई देगा सर्किट में रेजिस्टेंस, और एलिमेंट का नाम कहलाएगा रजिस्टर। अगर इसको हम एक एरो से कट कर दें तो ये वेरिएबल रजिस्टर कहलाएगा, यानी कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ ये पोटेंशियल डिवाइडर का भी काम कर सकता है। तो रियोस्टेट है, जनरली ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसकी में वैल्यू नहीं मालूम होती कि हमने कितना रेजिस्टेंस वेरी कर दिया, लेकिन हम इतना समझ जाते हैं कि हमने रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, लेकिन सर्टिफाइड वैल्यू हमें नहीं मालूम होती कि रियोस्टेट से हमने कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है। तो रियोस्टेट भी एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह अप्लाई किया जाता है। इसमें स्लाइडिंग लगा होता है, ये कनेक्शन दिखाए हैं, करंट यहाँ से होती हुई वापस चली जाती है, तो ये टर्न्स रेजिस्टेंस के काम नहीं करते। अगर हम स्लाइड करके यहाँ आ जाए तो करंट यहाँ तक जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। किसी सर्किट का रेजिस्टेंस है तो एक रियोस्टेट का यूज करके हम उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। रियोस्टेट इसी काम में आता है, और अगर आप जब अपने लैब में देखेंगे और जब प्रैक्टिकल आप कर रहे होंगे तो आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक बनाया है स्विच। अगर स्विच ओपन है, ओपन का मतलब है करंट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, ओपन है तो आप ऐसे दिखाएंगे, और अगर स्विच क्लोज है तो आप एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, स्विच क्लोज है, नहीं करंट यहाँ से यहाँ जा सकती है। तो कुछ सिंबल है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। आप चाहें तो अपनी कॉपी में ये सिंबल नोट कर सकते हैं। कुछ और सिंबल दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये हटाना पड़ेगा, तो आप समझ लिए कि ये सिंबल कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। आपके पास वायर ज्वाइंट किए हुए ऐसे होते हैं, ये ज्वाइंट नहीं है, केवल क्रॉस कर रहे हैं बिना कनेक्शन के। ये आपका रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है। रियोस्टेट भी वेरिएबल रजिस्टर की तरह ही होता है। कहीं आप देखेंगे इस तरीके का सिंबल प्रॉब्लम में दिखाई देगा, किसी में इस तरीके का दिखाई देगा। ये आपका ओपन स्विच है और ये आपका क्लोज स्विच है। अब हम आगे कुछ और दिखाते हैं आपको। ऐसा सिंबल बना है तो ये बना जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब।
अगर सिंबल ये है, ये सेल का है, इलेक्ट्रिक सेल या केवल सेल, सेल का मतलब यहां पर आप बायोलॉजी का मत समझिएगा, पूरा नाम लिखा नहीं, इलेक्ट्रिक सेल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। ये क्या है? बैटरी का सिंबल है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद क्या चीज यहां पर डिस्कस करने लायक है वो देखिए। यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको गैल्वेनोमीटर। अब इसका थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट विद डायरेक्शन। मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो ये बता सकता है हमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं। अगर फ्लो हो रही है तो किस डायरेक्शन में। जनरली ये स्मॉल करंट का डिटेक्शन के काम में आता है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो आप कह सकते हो गैल्वेनोमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट विद डायरेक्शन। इसको अगर आप लैब में देखेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे? इसमें जीरो मिड में होगा और ये इसकी निडल है और यहां कुछ मिली या माइक्रो एम्पियर में कुछ डिविजन्स बने होंगे। एक कनेक्शन इसका प्लस होगा, एक कनेक्शन माइनस होगा। ये इसका निडल दोनों तरफ मूव कर सकता है, राइट भी और लेफ्ट भी। करंट अगर इस डायरेक्शन में गई तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा और करंट अगर उल्टी डायरेक्शन में आई तो ये इस डायरेक्शन में शो करेगा। यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज होने पर इस निडल का पॉइंटर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका क्या होगा? गैल्वेनोमीटर होगा। और गैल्वेनोमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जो एक स्मॉल करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, किस डायरेक्शन में है, ये इसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर। अब एक टर्म आती है अमीटर। ये भी नाम आएगा इसमें, अमीटर। अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। अमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करने के काम में आता है या आती है। तो अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज यूज्ड to measure the current in the circuit। और बात, it is always connected in series। ये पैरेलल में नहीं, सीरीज में लगाया जाता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई इसे सीरीज में क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस व्हेन इट इज यूज्ड इन सीरीज, सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। यानी इसका इतना कम रेजिस्टेंस है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपका सेम बना रहेगा एंड देन द रीडिंग प्रोवाइडेड बाय द अमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। तो अमीटर को, ये अमीटर बनाया मैंने, ये इसका पॉइंटर है, ये जीरो लिखा है। इस पॉइंटर पे लिख देता हूं मैं, क्या लिखा है भाई? जीरो। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर पे क्या लिखा है? सीधे यहां जीरो लिखा है और यहां क्या लिखा है? 1 एम्पियर। मान लीजिए एग्जाम्पल में कोट कर रहा हूं, ये प्लस कनेक्शन है, ये माइनस कनेक्शन है।
ये आपका क्या है, अमीटर। यहाँ हो सकता है निडल ना बनाकर आप बीचों बीच क्या लिख दें, ए लिख दें, वो भी अमीटर। यानी मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप इस तरीके से भी अमीटर को मेंशन कर सकते हैं, प्लस माइनस और ए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी इस सर्किट में लगाएंगे आप सर्किट में से यूज करेंगे तो करंट इसके प्लस में इन करे और माइनस से आउट हो, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप ओम्स लॉ, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है लेकिन केवल इतना नाम ले रहा हूं कि ओम्स लॉ का सेटअप, जब भी आप अमीटर कहीं भी किसी सर्किट में लगाएंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि करंट का डायरेक्शन उस सर्किट में क्या है। तो दिमाग में ये आता है, यार सर कह रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है, कैसे पता लगेगा? एक सेल या बैटरी लगाओगे आप तो करंट आउट होगी पॉजिटिव से। अब तुम घूमते फिरते आओ और जहां भी अमीटर लगाना है लगाओ, लेकिन ध्यान रखना है कि वो करंट इसके प्लस में इन हो और माइनस से आउट हो, तभी ये डिफ्लेक्शन सही देगा। उल्टा लगा दोगे तो टॉर्क उल्टा बनेगा, लेकिन आगे पॉइंटर जा नहीं सकता, तो ये डैमेज हो सकता है। इसलिए कनेक्शन को सही लाने के लिए एक बात, इसे सीरीज में लगाना है, पैरेलल में नहीं लगाना। दूसरी बात, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट दिखाई तो देगी नहीं, देख के तो डायरेक्शन समझ नहीं सकते, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगेगा? उसमें सेल या बैटरी लगी होगी तो ये पता होना चाहिए या लिखा होगा कि उस सेल या बैटरी का प्लस कनेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव। वहां से करंट आउट हो रही है, अब पूरी बात आपके सामने है, तो ये आपको पता है करंट किधर मूव कर रही है, उस हिसाब से आप इसका कनेक्शन करेंगे। इसमें एक चीज और आएगी प्रैक्टिकली, जब आप लैब में देख रहे होंगे। एक टर्म है जो यहां से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए। एक टर्म है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या होती है? द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू बाय दैट इंस्ट्रूमेंट करेक्टली। मतलब व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, यानी वो उसके द्वारा करेक्टली मेजर की गई हो। तो किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी रीडिंग होती है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करेक्टली मेजर की गई हो। तो लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट रीडिंग विच इज मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। तो आप जिस तरीके से असाइनमेंट में ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये आपके सामने मीटर है, मैंने अलग से बनाया है, इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? जब आप फिजिक्स लैब में पहुंचेंगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा, तो हाथ में आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए लीस्ट काउंट, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हो तो एक हेडिंग होती है कि लीस्ट काउंट क्या है। तो यहां पर देखिए, ये रीडिंग 0 एम्पियर है, ये रीडिंग 1 एम्पियर है, उसमें स्मॉल डिविजन्स हैं। तो पहले डिविजन्स को काउंट कर लो, कुल 10 आ रहे हैं। तो छोटी से छोटी रीडिंग होगी 1 डिवीजन, क्योंकि उससे कम डिवीजन ही नहीं इसमें। तो ये 1 डिवीजन आप रीड कर पाओगे इससे, या 2 या 3 या 4। तो सबसे कम क्या होगा? 1 स्मॉल डिवीजन। तो कितना आएगा? 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां पर लीस्ट काउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लीस्ट काउंट रीडिंग ऑफ स्मॉलेस्ट 1 डिवीजन, 1 डिवीजन। अब यार देखो, इसमें कुल 10 डिवीजन है और 1 एम्पियर है, तो कितना होगा? 1/10। कैसे निकाला मैंने? यहां से यहां तक की रीडिंग कितनी है? 1, और डिवीजन कितने हैं? 10। तो एक डिवीजन का मतलब क्या हुआ? 1/10 एम्पियर, या कह दो 0.1 एम्पियर। अब
और भी बने होंगे, फिर लिखा होगा 2 लिखा होगा, फिर लिखा होगा 3 लिखा होगा, तो लास्ट रीडिंग। अब प्रैक्टिकल में एक चीज और आएगी, रेंज। इसकी रेंज क्या है? तो आप रेंज लिखेंगे 0, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 0 एम्पियर टू 3 एम्पियर। रेंज क्या है? 0 एम्पियर टू 3 एम्पियर रेंज है, और लीस्ट काउंट इसमें कितनी आ रही है? 0.1 एम्पियर। तो आप कैसे आप निकाल सकते हैं? इसमें से सबसे पहले जो रीडिंग लिखी गई है उसको ले लिए और काउंट कर लिए कि कितने स्मॉल डिविजन्स हैं, डिवाइड मार दीजिए। एक डिवीजन का मतलब निकले आएगा करंट में, वही इसकी लीस्ट काउंट होगी। तो अमीटर आपको मालूम होना चाहिए, जो करंट मेजर करने के काम में आता है। दूसरी बात, इसे सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। आप सीरीज में लगाएंगे तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा, तो जो ये करंट मेजर करेगा वो करंट लगभग वही होगी जब इसे यूज नहीं कर रहे थे तब कितनी थी। क्योंकि आप जैसे लगाएंगे और करंट की वैल्यू चेंज हो गई तो फायदा क्या? नहीं लगा रहे हैं तो कुछ और है, और लगा रहे हैं तो कुछ और है। तो इसलिए ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होने के कारण टोटल रेजिस्टेंस लगभग, आइडियल वे में नहीं, लगभग, बार बार अप्रॉक्स बोल रहा हूं, उतना ही रहेगा। तो रीडिंग भी अप्रॉक्सीमेटली उतनी रहेगी। एक टर्म और हो सकती है, आइडियल अमीटर। एक टर्म और लिख रहा हूं मैं यहां पर, आइडियल अमीटर। अब भाई आइडियल अमीटर याद रखना स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात मेरे ध्यान रखना, फिजिक्स में जहां भी आइडियल वर्ड का यूज हो तो मान लीजिएगा ये कंडीशन आपकी कॉपी या किताब में तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकली अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। बोले सर ये क्या बात कही? छोटी सी बात बोलता हूं मैं। मान लिए 10 मजदूर, 10 मजदूर हैं, लेबर है, एक मकान को 100 दिन में पूरा करते हैं, 100 डेज में, ठीक, और 10 घंटे रोज काम करते हैं। 10 आपकी लेबर है, 10 आवर पर डे काम करती है, 100 दिन में मकान पूरा होता है, ठीक। तो मैथ कहती है कि ये अगर आप 10 इंटू 10 इंटू 100, कितना आया भाई ये? 1 2 3 4। अगर हम 10 लेबर की बजाय 10,000 लेबर लगा दें तो वो मकान एक दिन में बन जाएगा। मैथ सही है अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं बनेगा। सोचिएगा इस बात को। तो मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स में कहीं भी आइडियल वर्ड आएगा, वो उसकी कंडीशन आपकी कॉपी किताब पर तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकली अचीवमेंट नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, एक जगह नहीं 10 जगह ये आइडियल वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एन आइडियल अमीटर? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज 0, देन अमीटर इज सेड टू बी एन आइडियल अमीटर। अगर किसी अमीटर का रेजिस्टेंस 0 है तो वो अमीटर आइडियल अमीटर कहलाता है। ठीक है, बात कहती, कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आ गई। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, क्योंकि अमीटर में कॉइल लगी होती है, और कॉइल आपकी मेटेलिक वायर की बनेगी, और हर मेटल वायर का चाहे कम हो रेजिस्टेंस होगा ही। तो आप कॉपी में तो लिख सकते हो, प्रैक्टिकली अचीवमेंट नहीं होगा। लेकिन फिलहाल लिखने के लिए काफ़ी है, व्हाट इज एन आइडियल अमीटर? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज 0, देन अमीटर इज सेड टू बी एन आइडियल अमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। एक टर्म और है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर देख लिए, सिंबल देख लिए आप,
आप सिंपली V लिख दिए, ये प्लस कनेक्शन है, ये माइनस कनेक्शन है। अब वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference across any current element, या कह दो between 2 points, दोनों बातें चल जाएंगी। ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, और चाहो तो आप कह सकते हो वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या कह सकते हो अक्रॉस एनी करंट एलिमेंट। तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जो कि 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आती है। ये V है, ये है। अब कनेक्शन की बात करें, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसे एक बार सीरीज ऑफ पैरेलल पढ़ाऊंगा जब ओम्स लॉ के बाद, तो फिर एक बार और डिस्कस करेंगे। फिलहाल वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। मान लिए अब इसका प्लस कनेक्शन कहाँ होगा? इसका प्लस कनेक्शन उस करंट एलिमेंट के हाइयर पोटेंशियल से होगा और इसका माइनस कनेक्शन उसके लोअर से होगा। अगर आप निडल की फॉर्म में देखेंगे तो निडल है भाई, ये 0 लिखा है, 1 2 कुल मिला के 10 है, यहाँ 1 वोल्ट लिखा है, फिर 10 डिवीजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2 वोल्ट, फिर 10 है, तो यहाँ लिखा है 3 वोल्ट। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। एक अच्छा नहीं लग रहा है, सही से बना दें वही से। आप कहेंगे सर ने कैसा बना दिया, ये अब सही कर देते हैं। ये इसका प्लस कनेक्शन है, ये इसका माइनस है। प्लस कनेक्शन इसका हाइयर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा और नेगेटिव कनेक्शन इसका लोअर पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट होगा। कैसे देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस है। मान लिए ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी ले लिया और करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो मुझे बताइए इसमें ए और बी में कौन सा पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पर है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है? मैंने बताया था करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो ए हाइयर पे हुआ और बी लोअर पे। जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो पैरेलल में लगाओगे ऐसे, ये इसका प्लस कनेक्शन होगा, ये इसका माइनस। ये क्या है? रेजिस्टेंस R मान लिए, ये रेजिस्टेंस है R। इस तरीके से कनेक्शन आएंगे। तो ये वोल्ट मीटर ये बनाया, लीस्ट काउंट कोई दिक्कत नहीं है। 1 वोल्ट, 0 से 1 वोल्ट कितने डिवीजन है? 10 है। तो लीस्ट काउंट कितनी आएगी इसकी? 1/10 वोल्ट या 0.1 वोल्ट। और इसकी रेंज क्या आएगी भाई? रेंज देखकर ही लिखोगे आप। फिलहाल यहाँ पे 0 से 3 वोल्ट तक दिखा रहा हूँ मैं, 0 वोल्ट से 3 वोल्ट तक है। तो 0 वोल्ट टू 3 वोल्ट, ये आपकी रेंज निकालने का तरीका हो गया। इसे ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि जो आप पे नोट हो जाएगा उसे दोबारा रिवाइज करने में आसानी रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर ओम्स लॉ पे शुरू करूँगा, और सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मुझे लगता है कि ऐसी हेडिंग की सीक्वेंस आनी चाहिए। तो हो सकता है आपकी एनसीईआरटी से, अगर आप टेक्स्ट बुक देख रहे हो अपनी, तो कुछ हेडिंग्स आगे पीछे हो रही हो, लेकिन फाइनली तौर पर देखेंगे आप तो सारी हेडिंग्स मेरे लेक्चर्स में होंगी। और मैं प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा, उसका भी एक सेक्शन है। तो वहाँ पर वीडियो में लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम 1 वीडियो, प्रॉब्लम 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम 2, तो उस वीडियो प्रॉब्लम के बनाऊंगा।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर आप इनको लर्न कर लेंगे सही से तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्लास 10th में, क्योंकि बच्चों यहाँ फिजिक्स इतनी नहीं है जितनी आप क्लास 11th में देखेंगे और 12th में। तो आप कोशिश करिए कि इसे याद रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।